नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम भीष्म साहनी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत के बारे में बात करेंगे। भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी संग्रह पहला पाठ जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ था, इसी में इनकी ये प्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत संकलित है। चीफ की दावत कहानी अपनी दृष्टि से इसलिए विशिष्ट है कि यह मध्यम वर्ग की स्थिति को हमारे समक्ष स्पष्ट करती है। मध्यम वर्गीय जो स्थितियां हैं वह कई कहानियों में अभिव्यक्त हुई है। भीष्म साहनी इस कहानी में क्या विशेष कहते हैं, वह स्वयं इस बात के बारे में बताते हुए कहते हैं, अंदाजे बयां ही रंग लाता है वरना दुनिया की कोई बात नई नहीं होती। कहने का तात्पर्य क्या है? भीष्म साहनी जी बताना चाहते हैं कि जो स्थिति वह इस कहानी में वर्णित कर रहे हैं या अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं, वह बहुत बार बहुत से लेखकों ने, बहुत से साहित्यकारों ने कही होगी, परंतु उसे अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वह अलग अलग हो सकता है। किस प्रकार से कोई बात कही जा रही है वह अधिक महत्वपूर्ण होता है। भीष्म साहनी की कहानियां अधिकांश रूप से यथार्थ पर आधारित होती है। इनकी कहानियों में हम भ्रष्टाचार, नेताओं की दोगली नीतियां, धार्मिक अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, जाति भेद, नैतिक मूल्यों का खोखलापन, शरणार्थियों की समस्या, राजनीतिक बिखराव, विसंगतियों का चित्रण, संयुक्त परिवारों का विघटन, एकल परिवारों से असंतुष्टता इत्यादि सभी कुछ हम इनकी कहानियों में जो यथार्थ से संबंधित है वह हम इनकी कहानियों में प्राप्त करते हैं। भीष्म साहनी प्रगतिशील रचनाकार माने जाते हैं। प्रगतिशील रचनाकार जो कि प्रेमचंद की परंपरा के लेखक हैं। नामवर सिंह ने इनके लिए कहा था, सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती हैं। जीवन की विडंबनापूर्ण स्थितियों की पहचान भी भीष्म साहनी में अप्रतिम है। यह विडंबना उनकी अनेक अच्छी कहानियों की जान है। नामवर सिंह जी जिस प्रमुख विशेषता का उल्लेख कर रहे हैं वह है सादगी और सहजता, जिसके आधार पर ये इन्हें प्रेमचंद के समकक्ष कवि लेखक खड़ा करते हैं। भीष्म साहनी एक ऐसे लेखक हैं कि जिनकी कहानियों में हमें एकान्वित शिल्प और अंतर्विरोध दोनों विशेषताएं एक साथ मिलती है। एक इकाई के रूप में इनकी कहानियां अत्यंत गठित होती हैं, साथ ही प्राय किसी न किसी विडंबना को व्यक्त करती हैं और यह विडंबना किसी न किसी रूप में हमारे वर्तमान समाज के व्यापक अंतर विरोधों की ओर संकेत करती है। इनकी कहानी में जो विडंबना शब्द आया है, उस विडंबना शब्द के लिए अंग्रेजी में आयरनी शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये आयरनी शब्द ग्रीक शब्द इरोस से बना है, जो इंगित करता है, जब समीक्षा में यह शब्द आया तो इसका अभिप्राय यह था कि पहले एक स्थिति का वर्णन करना और अंत में या बाद में उससे विपरीत स्थिति का अभिव्यक्तिकरण करना। इनकी कहानियों में हमें ये तत्व या विडंबना हमें बहुत गहराई से मिलती है। आइए चीफ की दावत कहानी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इनकी कथा वस्तु के बारे में बात करते हैं। चीफ की दावत कहानी की कथा वस्तु के बारे में इस संदर्भ में अगे द्वारा लिखा गया एक वाक्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगे कहते हैं कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। अर्थात अगे कहते हैं कि जिस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी यंत्र छोटी से छोटे तत्व को हमारे समक्ष दृश्यित बनाता है, उसी प्रकार से कहानी के माध्यम से मानवीय अस्तित्व के कई अनछुए अनदेखे दृश्य खुलते जाते हैं।
चीफ की दावत कहानी की कथावस्तु की यदि बात करें तो इस कथावस्तु को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। इसका प्रारंभिक भाग मध्यम वर्गीय अवसरवादिता और मूल्यों के विघटन से संबंधित है। चीफ की दावत कहानी एक मध्यम वर्गीय पात्र सामनाथ के इर्द गिर्द घूमती है। सामनाथ जो व्यक्ति है वह नगर के प्रतिद्वंदितापूर्ण वातावरण में कुछ अपने लिए कुछ स्थान प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। एक मध्यम वर्गीय परिवार व्यक्ति के घर के एक शाम की कहानी है। ये उस समय की कहानी है कि एक वर्ग जो अभी मध्यम वर्ग में पहुंचा है और अब वह उच्च वर्ग की तरफ लालसा की दृष्टि से देख रहा है। उस उच्च वर्ग में वह शामिल होना चाहता है, तो वह एक प्रकार का अवसरवादिता का अनुसरण करता है। उसे जो अवसर मिल गया उसको भुनाना चाहता है। इस अवसर को लेकर वह अपने पारिवारिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों, इनको भी ताक पर रख देता है। उसके लिए संवेदना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए धन की महत्ता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यर्थ की प्रदर्शन प्रियता, सजावट, प्रबंध इत्यादि में वह बहुत अधिक तल्लीन हमें दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो सामनाथ है वह अपने ड्राइंग रूम को सजाने का उपक्रम करता है। उसके पर्दे, आकर्षक सामान में दोनों पति और पत्नी दोनों उनकी तैयारी में लगे रहते हैं और सुबह से ये तैयारी चली आ रही है। उन्हीं के बीच में वह देखता है कि किस प्रकार से इन व्यवस्थाओं के बीच में जो फालतू सामान है उसे टेबल के नीचे, मेज के नीचे, अलमारियों के पीछे छुपाया जाता है। और इसी क्रम में उन्हें लगता है कि माँ का जो अस्तित्व है वह भी चीफ के समक्ष प्रेजेंटेबल नहीं है। चीफ के समक्ष माँ को लाना एक प्रकार से अपना अपमान करना होगा। और जो माँ है वह भी बेटे और बहू को इस प्रकार की तैयारी करते हुए देखकर सुबह से उसका दिल धड़क रहा है। उसे लगता है कि बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। सामनाथ को एक अड़चन दिखाई देती है कि माँ का क्या होगा। आपस में पति और पत्नी बात करते हैं कि माँ का क्या किया जाए। इस संदर्भ में पति और पत्नी के बीच में जो इनके वार्तालाप होते हैं उससे ये बात उभर कर आती है कि यदि पत्नी दिखावटीपन में या इस बात को अपने आप को अच्छा साबित करने में नहीं लगी रहती तो भाई माँ को ले जा रहा था तो ठीक था, लेकिन वह बात अब बीत चुकी है। यह विचार किया जाता है कि माँ को पड़ोस की जो अन्य बुजुर्ग महिला है उसके यहाँ भेज दिया जाए। सामनाथ उसके लिए भी राजी नहीं, क्योंकि तब जो पड़ोसी वृद्ध माँ है, वृद्ध महिला है, वह भी उनके घर में पुनः आना जाना उसका प्रारंभ हो जाएगा। अंत में ये तय किया जाता है कि माँ को कहीं नहीं भेजा जा सकता, कहीं सुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि माँ अगर सोएगी तो खर्राटे आएंगे। तो अंत में यह एक प्रकार से विचार किया जाता है कि माँ को बरामदे में ढंग के कपड़े पहना के बिठा दिया जाए, थोड़ा बहुत उसे प्रेजेंटेबल, प्रदर्शन योग्य बना दिया जाए और वह इस स्थान पर रखी जाए कि चीफ और जब वह अन्य लोग आए तो वह उनकी नज़र से दूर रहें और वह सोए भी नहीं, क्योंकि सोएगी तो खर्राटे आएंगे। तो सामनाथ उसे कहता है कि तुम बरामदे में यहाँ बैठ जाना, पांव अपने ऊपर मत करो, नीचे रखो। वह सलाह दे रहा है माँ को। उसे कहता है कि तुम गुमसुम मत बनी रहना। बहुत सारी हिदायतें वह माँ को देता है और इन सभी हिदायतों से 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगता है। उसे एक डर है, उसे अपने आप में वह घुटती जा रही है, उसे अपने आप में बहुत अधिक संकोच महसूस हो रहा है। इन सब स्थितियों के वर्णन से ये अभिलक्षित होता है कि इस कहानी का जो प्रारंभ है आकर्षक और कलात्मक है। कहानी की जो मूल संवेदना है वह इस प्रारंभिक भाग में स्पष्ट हो रही है। जो लेखक कहना चाहता है, पारिवारिक मूल्यों का विघटन, संवेदनहीनता, प्रदर्शन प्रियता, दिखावटीपन, अवसरवादिता, खोखलापन रिश्तों का, यह इस भाग में स्पष्ट होता जाता है।
इस भाग में ये धन की महत्ता, व्यर्थ की प्रदर्शन प्रियता, वृद्ध माँ का अपने अस्तित्व के प्रति संकुचित होते जाना, वृद्धों के प्रति संवेदनहीनता, आधुनिक सामाजिक मूल्य इत्यादि का चित्रण लेखक हमारे समक्ष कर देता है। और जो मध्य भाग है ये परिवर्तित मूल्यों के और स्पष्टीकरण को वर्णित करता है। पाठक लेखक के साथ चीफ की दावत का हिस्सा बन जाता है। इसे हम कहानी का दूसरा भाग भी कह सकते हैं। इस भाग में हम देखते हैं इसमें आधुनिकता और सुसंस्कृति का जो पाखंड है वह अभिव्यक्त किया गया है। लेखक इस भाग में हमें दिखाता है, दर्शित करता है कि रात को 10 साढ़े 10 बजे तक शराब का दौर चल रहा है। यहाँ चीफ और चीफ के साथ आए हुए मेहमान शराब का सेवन कर रहे हैं। ये शराब का सेवन कदापि हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा नहीं है। ये पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करने की प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप से उजागर करता है। आधुनिक सामाजिक मूल्यों ने मनुष्य की मानसिकता को परिवर्तित कर दिया है। रक्त संबंधों में दरार आई है और वृद्धों के प्रति जो असंवेदनशीलता है यह उजागर हो जाती है। पार्टी की जा रही है, पार्टी में खाना पीना है वह मांसाहार बना है और किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि माँ जो मांसाहार नहीं लेती है वह इस समय क्या खाएगी। सब अपने ही मनोरंजन में, अपने ही एंजॉयमेंट में व्यस्त है और माँ को इस प्रकार से एक बरामदे के बाहर कुर्सी पे बैठा के रख दिया गया है। वह सोना चाहे तो भी नहीं सो सकती, लेकिन उम्र है, उम्र के कारण थकान और एक प्रकार के संकुचन में माँ को नींद आ जाती है। माँ को नींद आने के साथ ही जो पार्टी में चल रहा था सब कुछ एंजॉयमेंट, और वहाँ बरामदे की तरफ से ही गुसल खाने का रास्ता जाता था, अचानक से चीफ और चीफ के जो मेहमान हैं उनकी नज़र माँ पर पड़ती है। माँ उस समय नींद आने के कारण थोड़े से खर्राटे ले रही थी। तो लेखक यहाँ वर्णित करता है कि किस प्रकार एक अप्रत्याशित स्थिति में माँ पहुंच जाती है। माँ देखती है, उन लोगों की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है और वह देखती है कि इन सब लोगों के बीच में वह घिरी हुई है। उसे बहुत अपने आप में संकोच महसूस होता है और सामना देखता है कि अब ये स्थिति आ गई है, तो वह माँ को कहता है कि आप अभिवादन करो चीफ का। माँ भारतीय परंपरा अनुसार हाथ जोड़ के कहती है, तो सामनाथ उसे कहता है कि आप हाथ मिलाइए। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय है कि वह माँ से भी दिखावटीपन करने की उम्मीद करता है। माँ के द्वारा किए गए इस कृत्य से चीफ और चीफ के जो साथी हैं, मेहमान हैं, अन्य मेहमान हैं, वह एक प्रकार का हंसी ठिठोली का माहौल वहां बन जाता है। माँ से गीत गाने के लिए चीफ कहता है। माँ के द्वारा की गई वो फुलकारी को भी देखता है और ऐसा एक वातावरण उपस्थित हो जाता है, लगता है कि चीफ माँ से बहुत प्रसन्न है। ऐसा लगता है कि वह गांव की संस्कृति के प्रति एक प्रकार का अपनत्व महसूस करता है और इसीलिए वह माँ के द्वारा गाए गए गीत और माँ के द्वारा की गई फुलवारी को देखकर अति प्रसन्न होता है। सामनाथ को, और यहाँ पर हम कहानी का चरम सीमा देखते हैं। चरम सीमा यहाँ कहानी में अप्रत्याशित मोड़ आता है। जो माँ जो एक समान से भी अधिक फालतू थी, और पूरी कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि सामनाथ की नज़र में माँ समान से भी अधिक फालतू है, वही माँ दावत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस माँ को सामनाथ अभी छुपाने की बात कर रहा था, अब वह उसी माँ को चीफ के समक्ष प्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। उसकी फुलकारी, उसके गीतों को देखता है। परंतु माँ इन सब स्थितियों को देखने के बाद भी ऐसा अनुभव करती है कि जैसे उसने कुछ गलत कर दिया। अपने कमरे में, कोठरी में जाके वह रोती है और पार्टी खत्म होने के बाद जब बेटा कमरे में आता है और वह कहता है, वह अपने बेटे से कहती है कि तू मुझे यहाँ घुटन होती है, तू मुझे हरिद्वार भेज दो। सामनाथ को यह चिंता ये नहीं होती कि माँ को हरिद्वार भेजना है, वह उसको ये चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने बुढ़ापे में माँ को घर से निकाल दिया। और फिर दूसरा प्रश्न उसके समक्ष उपस्थित होता है कि चीफ को जो फुलकारी पसंद आई है, वो फुलकारी कौन बनाएगा अगर माँ चली गई तो।
माँ अपनी असमर्थता जताती है कि मैं नहीं बना सकती, मेरी आंखें अब इतनी काम नहीं करती। वह ढीठ पुत्र अपनी माँ को कहता है कि तुम नहीं बनाओगी तो फिर मेरी तरक्की कैसे होगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। ऐसा सुनके पुत्र की तरक्की की बात सुनके माँ खामोश हो जाती है और वो पूछती है क्या तेरी तरक्की होगी, क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा, क्या उसने कुछ कहा है। तो ऐसा सुन के माँ को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मेरे द्वारा बना देने से, फुलकारी बना से इसकी तरक्की हो सकती है, तो वह तैयार हो जाती है, मान जाती है। ये कहानी ये दर्शाती है कि माँ देवत्व से पूर्ण है, माँ का वात्सल्य है, वह अभी भी खाली नहीं है। पुत्र में भले ही मातृ प्रेम समाप्त हो चुका है, लेकिन माँ अभी भी वात्सल्य से लबालब है। आंखें नहीं काम करती, फिर भी तैयार है पुत्र के लिए फुलकारी बनाने के लिए। कह सकते हैं कि ये माँ के देवत्व और एक स्वार्थी बेटे के ढीठपन की कहानी है, जिसे भीष्म सानी ने अपनी कहानी के माध्यम से चित्रित किया है। पात्र की दृष्टि से देखें तो इस कहानी में प्रमुख पात्र मेहमान, जो कि पाश्चात्य संस्कृति से रंगे हुए हैं, पत्नी जो शामनाथ के ही रंग में रंगी हुई आधुनिक मध्यम वर्ग का ही एक हिस्सा बनकर हमारे सामने आती है, जिसके कार्यों के बारे में भी कहानी में जिक्र है कि यदि भाई के साथ नहीं भेजा माँ को, तो इसके पीछे यही था कि अच्छा बनना चाहती है वो लोगों के समक्ष। माँ के प्रति कोई संवेदना या कोई प्रेम या कोई आदर भाव उसमें भी नहीं है। सामनाथ तो पूर्णतः अवसरवादी, स्वार्थी, दोगला, दिखावटीपन वाला इंसान है। इस कहानी की जो विडंबना है वह सामनाथ के माध्यम से ही अभिव्यक्त हुई है। चीफ का जो वर्णन है कहानी में, उसका जो चरित्र है एक संतुलित चरित्र के रूप में हमारे समक्ष आता है। वह पाश्चात्य संस्कृति का प्रतिनिधि बनकर अवश्य आया इस कहानी में, परंतु भारतीय संस्कृति के प्रति उसमें जो आदर है, जो प्रेम है, जो लगाव है, वह भी अभिव्यक्त यहाँ पर हुआ है। वृद्धा माँ कहानी में वात्सल्य की प्रतिमूर्ति बनकर आई है। कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, और वह हमें यहाँ साक्षात दिखता है। पुत्र के हृदय में माँ के प्रति संवेदना नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई आदर नहीं है, फिर भी माँ तैयार है अपने पुत्र के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए। वही माँ जिसने अपने समस्त जेवर पुत्र के पढ़ाई के लिए खर्च कर दिए, बेच दिए। वही कृतज्ञ पुत्र माँ के द्वारा किए गए इस कृत्य को उसका फर्ज मानता है और कहता है कि आपके इस फर्ज के बदले में मैंने भी अपना फर्ज पूरा किया, मैं कुछ बन के ही आया हूँ, लंडूरा बनकर नहीं रह गया। अर्थात उस पैसे का मैंने मिसयूज नहीं किया है, आपके समक्ष कुछ बना हुआ हूँ, मैं उससे कई गुना ज्यादा लौटा दूंगा। ये भी दिखाता है कि समाज में किस प्रकार से बाजारवाद हावी हो रहा है। कुछ किया गया, उसके बदले में रिटर्न में कुछ कर दिया और समाप्ति। लेकिन रिश्तों में इस प्रकार का बाजारवाद कहाँ तक मनुष्यता को समाप्त करेगा, ये एक विचारणीय तथ्य है। वातावरण की दृष्टि से देखें तो प्रस्तुत कहानी में एक ही शाम के समय का वर्णन किया गया है, और जो उसकी सजावट इत्यादि का वर्णन लेखक ने किया है, उससे मानसिक वातावरण यहाँ पर अधिक स्पष्ट हुआ है। पर्दे, सोफे, रंग, सजावटी सामान, पत्नी का अच्छे तरीके से तैयार होकर उपस्थित होना, ये सब मानसिक वातावरण की सृष्टि करते हैं। मनों के भीतर जो एक दिखावटीपन, ढोंग, प्रदर्शन प्रियता हावी होती जा रही है, उसी की अभिव्यक्ति बाहरी साज सज्जा के माध्यम से लेखक ने अभिव्यक्त की है। मानसिक वातावरण कहानी की आधार भूमि है। इसी मानसिक वातावरण पर कहानी का जो कथ्य है वह आगे बढ़ता है। भाषा शैली की दृष्टि से देखें तो लेखक ने यहाँ पर जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जो बातों का जो तरीका है, जो अभिव्यक्त किया है, वह भाषा की स्थिति को इंगित करता है। शब्दावली है वह भी आधुनिकता सूचक शब्द इस कहानी में कई स्थान पर आए, जैसे ड्रेसिंग गाउन, पाउडर, मिस्टर, नैपकिन, ड्रिंक, डिनर, चीफ इत्यादि।
ये आधुनिकता से संबंधित शब्द जो हमारी शब्दावली में शामिल होते जा रहे धीरे धीरे, उनका वर्णन कई स्थानों पर इस कहानी में आया है। इसके अतिरिक्त लेखक ने जो कहा है इस कहानी में कि जब श्यामनाथ अपनी पत्नी से बात करता है तो वह अंग्रेजी में करता है, तो वह बात अंग्रेजी में नहीं है लेकिन अंग्रेजी में कहता है, ऐसा कह के हिंदी में ही जो वाक्य लिखा गया है, तो वह भी एक प्रकार से इंगित करता है अंग्रेजी के माहौल को, स्थिति को। अधिकांशतः इसमें जो बोलचाल की भाषा है वह देखने को मिलती है। कुछ ग्रामीण शब्दावली जैसे टप्पा, फुलकारी इत्यादि का प्रयोग भी लेखक ने इस कहानी में किया है। कुल मिलाकर जो भाषा और भाषा है वह समयानुकूल है, कथ्य के अनुरूप है और पात्रों के अनुरूप है। शैली की दृष्टि से वर्णनात्मक शैली हमें मिलती है, संवादात्मक शैली मिलती है और गीतात्मक शैली मिलती है। हमें इस कहानी में वर्णनात्मक शैली वहां मिलती है जहां पर लेखक ने वर्णित किया है बैठक का वर्णन किया है, बैठक की सजावट का वर्णन किया है, वहां वर्णनात्मक शैली है। जहां उसने आपसी बातचीत जैसे चीफ की और वृद्ध माँ की बातचीत बताई है, सामनाथ और उसकी पत्नी की बातचीत बताई है, सामनाथ और वृद्धा माँ की बातचीत बताई है, वहां संवादात्मक शैली है। और माँ चीफ के कहने पर माँ जब पंजाबी गीत, पंजाबी टप्पा को सुनाती है तो वहां हम गीतात्मक शैली के दर्शन भी कर सकते हैं। कहानी में जो सबसे मुख्य उभर कर आता है वह है उसका उद्देश्य। ये जो कहानी है चीफ की दावत, ये छद्म आधुनिकता के ट्रेजिक तनाव से बुनी कहानी है। इसमें एक प्रकार की क्रूरता है जो बेगानेपन का भाव उत्पन्न करती है। क्रूरता किसके प्रति है? मानवीयता के प्रति, संवेदनाओं के प्रति। इन संवेदनाओं की हत्या करने के पश्चात अपने ही संबंधियों के साथ, अपने ही रिश्तेदारों के साथ एक प्रकार का बेगानेपन का भाव जो उत्पन्न होता है, जो आज की मध्यम वर्गीय जीवन का एक यथार्थ है, उसका चित्रण लेखक ने किया है। स्थितियों का विडंबनात्मक चित्रण करना, मूल्यों के विघटन की समस्या, मध्यम वर्गीय अवसरवादिता, दोहरा व्यक्तित्व, मूल्यों के विघटन में मध्यम वर्ग की क्या भूमिका है, मध्यम वर्ग में स्वार्थवर्ती जो बढ़ती जा रही है, झूठी प्रदर्शन प्रियता बढ़ती जा रही है, इन सब का वर्णन लेखक ने किया है। और वह इनके बारे में हमें अवगत कराना चाहता है कि किस प्रकार से जो समाज है, जो हमारा जीवन है, किस प्रकार से गर्त की तरफ उन्मुख हो रहा है। गर्त की तरफ उन्मुख होते हुए इस जीवन को जो बचा पा रहा है वह है हमारे शाश्वत मानवीय मूल्य। इन शाश्वत मानवीय मूल्यों को हम माँ के माध्यम से जीवित होता हुआ इस कहानी में देखते हैं। वृद्ध माँ अपने पुत्र के समान मध्यम वर्गीय अवसरवादिता, स्वार्थवर्ती, प्रदर्शन प्रियता, इनसे घुटती तो जा रही है। उसके अंदर खुद को अपने आप में वह संकुचित होती जा रही है कि कहीं मेरे कारण पुत्र की तरक्की में कोई खलल न पहुंच जाए। और वह सहजता से ही वात्सल्य की एक प्रतिमूर्ति बनकर पुत्र की तरक्की में काम आने के लिए सहर्ष तैयार हो जाती है। तो उसके माध्यम से लेखक मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करने में सफल हुआ है। कहानी चीफ की दावत पढ़ने के पश्चात जो सबसे प्रमुख भाव उभर कर आता है वह सामनाथ के प्रति एक प्रकार का घृणा उत्पन्न होती है और माँ के प्रति एक प्रकार का आदर का भाव उत्पन्न होता है। आदर के भाव के प्रति ही संवेदना जागृत करना इस कहानी का उद्देश्य है। यथार्थ चित्रण के माध्यम से वास्तविक यथार्थ, शाश्वत यथार्थ की ओर उन्मुख करने का लेखक का उद्देश्य है, जिसमें लेखक पूर्णतः सफल हुआ है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस कहानी के माध्यम से हम चीफ की दावत कहानी के माध्यम से मध्यम वर्गीय संवेदनहीनता, अवसरवादिता, स्वार्थपन इत्यादि के कारण
समाज की अधोमुखी स्थिति को समझ पाते हैं और इससे उबरने का जो एकमात्र रास्ता हमें दिखाई देता है वह है शाश्वत वास्तविक मूल्य, जिनकी ओर इशारा करके लेखक इस कहानी को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। धन्यवाद।